नमस्कार दोस्तों, आज हम देखिए सेट टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन संबंध टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सेट और रिलेशन। अगर ये दोनों टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो बहुत सारी जो समस्याएं आगे आएंगी इन टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आप ग्रुप थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे और भी बहुत सारे यहाँ से टॉपिक बनेंगे जिनका सीधा संबंध इन टॉपिक्स के साथ होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो मैं आराम से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये टॉपिक अपना रिलेशन की क्लास है, शायद 2 क्लासेस के अंदर पूरी हो जाए, फिर उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक हैं SR सैनी हो गई, माथुरिया होगी, उन बुक से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पर्टिकुलर बुक कोई सी भी हम नहीं करवाएंगे क्योंकि ये उनके राइट्स के खिलाफ है, क्यों कॉपीराइट इश्यूज आते हैं उससे। तो पूरी बुक कोई भी हम क्वेश्चन नहीं सोल्व करवा सकते कि पेज बाइज पेज ऐसे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सारा मिश्रण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बुक में से क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस तरह की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स कोई चैनल करवा रहा है। हमने पहले भी हम नहीं करवाया था और अब भी हम ही करवा रहे हैं और हम ही करवाएंगे। चलिए बात करते हैं। रिलेशन टॉपिक है अपना संबंध। संबंध टॉपिक पढ़ने से पहले 2-3 बातें आएंगी। यहां तक पहुंचने से पहले हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर नाम का एक टॉपिक होता है। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। देखिए क्रमित युग्म क्या होगा कि एक निश्चित क्रम के अंदर संख्याएं लिखी जाएंगी। एक निश्चित क्रम के अंदर एक जोड़े के रूप में, इस प्रकार ए बी, इस पेयर के रूप में संख्याएं लिखी जाएंगी जिसका संबंध ए का तो किससे होगा, ए सेट से, और बी का होगा बी सेट से। तो इस प्रकार दो समुच्चय ए और बी आपके पास हैं, ए व बी। उनके जो अवयव हैं उनको इस प्रकार एक क्रम के रूप में लिखना, वही क्रमित युग्म है। सिंपल सी बात है, बस और कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है। विशिष्ट क्रम में लिखी गई वस्तुओं का युग्म लिख सकते हैं। देखिए युग्म है तो विशिष्ट क्रम के अंदर लिखी गई वस्तुओं का युग्म, ये इसकी डेफिनेशन होती है और सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसके अंदर खास बात भी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन हिंदी के अंदर कहेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट इंग्लिश के अंदर। तो कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही संबंध की परिभाषा दर्शाएगा कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल। तो दो सेट आपके पास, मान लीजिए ए व बी, दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, इनका गुणनफल आप कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि ए व बी के जितने भी संभव क्रमित युग्म हैं, कि उसके कितने क्रमित युग्म पॉसिबल हैं, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जितने भी ए और बी दो आपके पास सेट हैं, हम अभी इसके बारे में अच्छे से डिफाइन भी आपको करने वाले हैं कि ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी करें तो क्या होगा, ए बी आएगा, ए बी आएगा जो प्रोडक्ट है आपका। और एवरी फॉर ऑल, ये जो पहला ए है वो बिलोंग टू करना चाहिए पहले सेट से और दूसरा होगा वो दूसरे सेट से। यही आपका कार्टेशियन गुणनफल होता है। यानी जितने भी इसके संभव क्रमित युग्म हैं, जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, वही क्या होता है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहाँ जो प्रथम अवयव है वो ए से होगा, मैंने बता दिया कि पहला अवयव ए से और दूसरा अवयव बी से होगा। तो जितने भी ए क्रॉस बी का तात्पर्य होगा कि जितने भी इसके संभव क्रमित युग्म है, जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वही क्या होता है। अब देखिए कैसे एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे कि ए क्रॉस बी कैसे। ए बराबर मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी है, ठीक है, और बी बराबर हमने मान लिया सी डी ई है। अब ए क्रॉस बी आपको करना है,
ठीक है। ए क्रॉस बी का तात्पर्य ए बी, यानी पहला अवयव तो ये ए से आएगा और दूसरा अवयव बी से। कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कितनी संभावना हो सकती है। देखिए जो हम गुणनफल करते हैं वही तो चीज़ होगी कि प्रत्येक संख्या का हम गुणनफल करेंगे, तो वही सेम टू सेम चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर पहले ए का सी के साथ करेंगे तो एक आपका ये संभव हो गया, ठीक है। फिर ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ और बी का ई के साथ। ऐसे ही अब सी वाला ले लीजिए, सी का सी के साथ, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ और डी का सी के साथ, डी का डी के साथ और डी का ई के साथ। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए, 12 पॉसिबिलिटीज हो गई। टोटल 12 आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी के, और यही ऑर्डर्ड पेयर हैं, यही आपके क्रमित युग्म हैं। यही क्या है, क्रमित युग्म है। तो जितने भी इसके संभव क्रमित युग्म होते हैं, जितने भी संभव क्रमित युग्म होंगे वही सारे इसके प्रोडक्ट होंगे। तो ये सारा इसका ए क्रॉस बी का रिजल्ट हो गया, ठीक है। बात को समझ गए ना अच्छे से। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके गुणधर्म अगर हम बात करें, नंबर 1, क्या ये क्रम विनिमय हो सकता है क्या? अगर हम बात करें कि क्या ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो सकता है क्या, ये बात कर रहा हूं मैं कि अगर मैं ए को, ये आपका एक ऑर्डर पेयर हो गया, अब मैं इसको सी ए ऐसा नहीं लिख सकता, ए सी है, ये बराबर नहीं होगा सी ए के, क्योंकि ये डिफाइन अलग कर रहा है। ये पहले सेट से होगा ए बिलोंग टू ए, तो यहां पर ये है, लेकिन सी कहां से आ रहा है, अब क्रम आपने परिवर्तित कर दिया तो इसका रिजल्ट भी अलग हो जाएगा। तो ये कभी भी क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता इनके अंदर नहीं पाई जाती। ए क्रॉस, ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कार्तीय गुणनफल के लिए निम्न में से सत्य कथन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। जिन बातों पर मैं फोकस कराऊं उन बातों को अच्छे से याद ही रखना है आपको। ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं भैया, सीधी सीधी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इसे एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, कभी भी बराबर नहीं आएंगे। यहां से निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये सी ए ऐसे आएगा, डी ए आएगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। दूसरी, एसोसिएटिव लॉ की पालना भी क्या करेंगे, साहचर्यता नियम की पालना, तो ये भी नहीं होगी। एसोसिएटिव लॉ की पालना भी इसके अंदर नहीं होगी। क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं हो रही है तो साहचर्यता नियम की पालना भी इसके अंदर नहीं होती। तो दूसरा ऊपर लिखते हैं अपन साहचर्य, या यही लिख सकते हैं साहचर्य का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इन दो का पहले नॉट इक्वल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी साहचर्यता नियम ये साहचर्यता नियम होता है, तो इसकी भी पालना नहीं होगी। तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी, एक दो ये क्रम विनिमय नहीं होंगे, यहां से देख लिया ए क्रॉस बी इक्वल नोट बी क्रॉस ए। एक ये साहचर्यता एसोसिएटिव लॉ की पालना भी यहां पर नहीं होगी, ठीक है। आराम से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ये कार्तीय गुणनफल होता है, कार्टेशियन ए क्रॉस बी, ये दो सेट है अलग अलग, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इसका तात्पर्य होगा कि ए बी, ए कहां से होगा, ए पहले सेट से होगा, दूसरा अवयव है वो बी सेट से होगा, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या होगा, ये क्रमित युग्म हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब ऐसे आप एक गुणनफल हमने करके देखा है तो ये इस प्रकार रिजल्ट देगा, जितने संभव इसके क्रमित युग्म बनेंगे वही इसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन गुणनफल होता है दो सेट का। और हमने प्रॉपर्टी बात की है कि ए क्रॉस बी इक्वल नॉट बी क्रॉस ए, इसका मतलब कि ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करेंगे, क्रम बदलने से कोई प्रभाव न पड़े ऐसा इसमें नहीं होगा, क्रम बदलने से इसमें प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये साहचर्यता नियम की भी पालना नहीं करते हैं। आगे और प्रॉपर्टी बात करें, अगर ये ऐसा संभव हो, देखिए प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, बंटनता गुणधर्म की पालना होती है इसके अंदर। हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि अगर
ये इक्वल आ जाए, कि नंबर 3 हम बात करें कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A आ जाए, बाई चांस बराबर आ भी जाए, तो इसका मतलब सिर्फ एक होगा कि A और B दोनों इक्वल हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि A बराबर B है, ये होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। A बराबर B दोनों अगर बराबर हैं तो ही आप कह सकते हैं कि ये चीज आपकी इक्वल है, वरना कभी भी क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं होगी। बंटनता गुणधर्म की बात कर सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटेशन लॉ, बंटनता नियम। इसमें बंटनता नियम के अंदर कि A क्रॉस B माइनस C, ठीक है। अब आप सभी समझते हैं कि अगर हम इसका एक प्रकार से इस संक्रिया को अंदर लगा सकते हैं, क्या, A क्रॉस B, ठीक है। ऐसा भी हम इसके साथ लगा सकते हैं माइनस का A क्रॉस C, तो ऐसी लॉ की पालना इसके अंदर होती है। और इसके अंदर आप अलग अलग संक्रिया लगा सकते हैं, जैसे A क्रॉस B यूनियन C कह दे आपको, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर A क्रॉस B, बीच में क्या आ जाएगा, बस यूनियन, ये इसको बीच में रखना है। तो ये तो हम बातें करते ही आते हैं ना, A क्रॉस C। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो यही बंटनता नियम की पालना होगी, यही बंटनता नियम कहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो A क्रॉस B अगर है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि A बराबर B होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी भाई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊंगा कि ये याद ही रखनी है आपको अच्छे से। उससे पहले एक प्रॉपर्टी और देखिएगा कि संख्याओं को लेकर, कि आपके पास यदि संख्या के रूप में ले रहे हैं हम NA क्रॉस B के अंदर जो संख्याएं आएंगी वो अलग अलग भी आएंगी। कैसे, NA अलग अलग ले लो, चाहे NB, A क्रॉस B निकालकर, यानी जितने क्रमित युग्म बन रहे हैं वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं। अभी हमने बात की थी, देखिए A बराबर हमने बात की थी ABCD और B बराबर था अपना CDE। अब देखिए A क्रॉस B हमने निकाला, अगर आपको याद है तो इसके अंदर 12 क्रमित युग्म बने थे, ऐसे AC AD, इस प्रकार कितने बने थे, 12 क्रमित युग्म बने थे A क्रॉस B के अंदर, टोटल संख्या 12 आई थी। ऐसे आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं इनको। देखिए इसके अंदर कितने हैं, 4, NA के अंदर 4, NB के अंदर 3। अब इन दोनों का आप गुणनफल करेंगे NA क्रॉस NB, तो वो कितना आएगा, 12 आएगा। और A क्रॉस B आपने निकाला था NA क्रॉस B, तो वो भी 12 आया था। तो यानी ये इक्वल बराबर है, ये रिजल्ट। आप क्रमित युग्म निकाल कर भी संख्याएं काउंट करेंगे क्रमित युग्म की, तो वो भी आपकी उतनी ही आएगी जितनी आप अलग अलग इन दोनों का संख्याओं के साथ गुणनफल करेंगे। तो 12 आपने ऐसे निकाली और 12 ही ये ऐसे आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझे बात को, लिख लो इसको। और संख्याओं के रूप में चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए NA क्रॉस B, इसके अंदर 12 संख्या ये, तो आप NB क्रॉस A करेंगे तो भी वो इक्वल आएगी, संख्याएं इक्वल आएंगी। वो क्रम विनिमयता वाला अलग रूल था, वो क्रम विनिमयता क्रमित युग्म को लेकर था, लेकिन ये संख्याओं को लेकर है कि A क्रॉस B कर रहे हैं, 12 संख्या 12 क्रमित युग्म बन रहे हैं, तो B क्रॉस A करेंगे तो भी 12 ही बनेंगे, क्योंकि वो उल्टे बन जाएंगे। A मान लीजिए AD पहला क्रमित युग्म बन रहा था, तो वो B क्रॉस A करेंगे तो वो DA बन जाएगा, इतना ही फर्क आएगा, उल्टे हो जाएंगे। लेकिन संख्याओं के अंदर तो क्या आएंगे, वो इक्वल ही आएंगे। ये बात मैं कह रहा हूं, समझे ना इस बात को। बहुत सिंपल सी बातें हैं भाई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये चीजें, ये संबंध इंपॉर्टेंट है, ये संबंध इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे सिंपल है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर A क्रॉस B फाई आ रहा है, यानी A क्रॉस B करें और कोई क्रमित युग्म नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ना एक तो ऐसा है, या तो A बराबर फाई है, A बराबर फाई है, या फिर B बराबर फाई है, या तो A बराबर फाई होगा या फिर B बराबर फाई होगा, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टी। इसके एक दो क्वेश्चन भी हम करेंगे।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि ए और बी में, ध्यान से सुनिएगा, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो, यदि a और b में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो, तो अब इन दोनों का आप कार्तीय गुणनफल कर रहे हैं तो a क्रॉस b तथा b क्रॉस a में, a और b में तो ये आ रहा है, लेकिन a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालेंगे तो में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या बराबर n स्क्वायर। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि a इंटरसेक्शन b के अंदर उभयनिष्ठ अवयव मान लीजिए n है, जितने भी आ रहे हैं, तो अगर आप a क्रॉस b और इन दोनों का b क्रॉस a, इनमें उभयनिष्ठ अवयवों की जांच करेंगे तो वो n स्क्वायर आएगा। इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जांपल से भी मैं प्रूफ करा दूंगा, चिंता नहीं करें, कि a और b में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो तो a क्रॉस b तथा b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। a इंटरसेक्शन b बराबर n, तो उभयनिष्ठ क्रॉस करके तो उसके अंदर n स्क्वायर होगी। जैसे एग्जांपल आप एक देख सकते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। a बराबर, मान लीजिए आपके पास है a b c, ठीक है, सिंपल बात है। b बराबर आपके पास है b c d, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ अवयव कितने हैं, a इंटरसेक्शन b के अंदर उभयनिष्ठ देखें तो b और c दो ही हैं, यानी दो अवयव हैं। और जो परिभाषा हमने पढ़ी है उसके तहत a क्रॉस b हम निकालें और b क्रॉस a दोनों एक साथ ही करेंगे, देखिएगा। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में देखिए टोटल जो क्रमित युग्म है वो देखिए कितने आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला इसके साथ तो a b, फिर a का c के साथ, फिर a का d के साथ, ऐसे ही b का b के साथ, b का c के साथ और b का d के साथ। और यहाँ पर आगे एक और क्या बन जाएगा, c का b के साथ, c का c के साथ, c का d के साथ। तो ये आए हैं। ऐसे ही b क्रॉस a उल्टा निकालें, यानी पहले b वाला आएगा तो b वाला ले रहा हूं तो b का b के साथ bb, b का c के साथ bc, और फिर c का a के साथ, c का b के साथ, c का c के साथ, और d का, फिर d वाला रह गया, d का a के साथ, d का b के साथ और d का c के साथ। अब देखिए इसके अंदर उभयनिष्ठ अवयव काउंट कर लीजिए आप कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से, पहले तो जो सेम है वो देखिएगा, यहाँ भी bb है, यहाँ भी bb है, bc देखिएगा, bc यहाँ पर देखिए एक ये रहा bc, एक ये रहा bc, ठीक है। अगर हम बात करें cc, एक ये रहा cc, 3 हो गया, और bd 3 हो गए ना। एक ये देखिए आपका 3 हो गए, एक कौन सा कॉमन आ रहा है, ab ac 4 हो जाएंगे, ये AC AD BB हो गया, BC हो गया, BD BD CB, ये रहा CB, ठीक है। तो ये 4 हो गए, यानी 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 आए थे, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इनके अंदर दोनों के अंदर कितने अवयव उभयनिष्ठ आए हैं, 4 आए हैं भाई। और यही हमने प्रूफ कर दिया ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर के रूप में उभयनिष्ठ आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन कौन से हैं, बस सीधा क्वेश्चन आपको देगा। कैसे, एग्जाम के अंदर देखिए
ये तो हमने समझने के लिए किया है कि भी 4 आ रहे हैं, प्रूफ करने के लिए एक प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा इस स्टेटमेंट के आधार पर ही कि ए और बी के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या 9 है, तो बताएं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको याद है कि ये रूल अगर याद है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, ये थ्योरम अगर आपको याद है, तो आप बता देंगे कि n उसके अंदर कहाँ है, तो n की स्क्वायर, तो n की स्क्वायर यानी 9 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ये आंसर आपका आ जाएगा। ये ऐसा नहीं पूछेगा कि मुझे बताओ कि कौन कौन से हैं, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। ये जो मैंने लैंग्वेज बोली है यही, ये हमने सिर्फ समझने के लिए कहा है कि किस प्रकार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये स्टेटमेंट प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको लेकर हमने बात की है। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। तो ऐसे और भी हम बुक से क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक से भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगे देखते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई। 3 क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन इसको, कल ही इतना पढ़ लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी, जो फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर आया था। इस साल वाले भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, चिंता नहीं करें। पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। चीजें समझ में आ रही है ना? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भाई। इससे आपके जो कह सकते हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको तैयारी जो कर रहे हैं आप अच्छे से तैयारी करते रहें। रिजल्ट की कभी भी नहीं सोचनी है कि रिजल्ट क्या रहेगा, तैयारी करना आपका कर्तव्य है और तैयारी आपको अच्छे से करनी है, और वो हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सिंपल सा एक क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे नोट्सों के अंदर, तो आप देख सकते हैं। या फिर और भी मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा सर सैनी बुक से या माथुरिया बुक से, तो उसमें आपको करवा दिए जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। 9 अवयव हैं, 9 अवयव उभयनिष्ठ हैं। तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि एक इंटरसेक्शन बी 9 है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा 9 की स्क्वायर। 9 की स्क्वायर मतलब 81 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन और आप देख सकते हैं 2013 के अंदर ऐसा पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि ए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है। पहला ए सेट दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है, तथा बी है सभी स्वरों का समुच्चय। बी सभी स्वरों का समुच्चय है, तब ए क्रॉस बी था बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। देखिए थोड़ा सा वो आपको घुमाएगा लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल नहीं देगा वो। संख्या क्या होगी बताएं। सिंपल सा है कि ए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अवयव आएंगे ए के अंदर, ए से लेकर जेड तक सारे आएंगे। ये कहा सभी स्वरों का समुच्चय, तो स्वर ए ई आई ओ यू। ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव। तो पहले मुझे बताएं ए इंटरसेक्शन बी को कितने हैं, कितने 5 ही तो है। ये 5 स्वर ही तो कॉमन आएंगे, तो 5 आ गया। और यहाँ पर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5 की स्क्वायर, यानी 25 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही चीज़ है भाई, 25 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि कितना आंसर आएगा, 25 आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कर सकते हैं आप आराम से, क्वेश्चन बहुत सारे हैं।
कल हम बात करेंगे रिलेशन को लेकर। कार्तीय गुणनफल हमने बात करी, रिलेशन भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। रिलेशन के अंदर सिर्फ इतना आएगा कि जो क्रमित युग्म सभी संभव क्रमित युग्म थे, लेकिन वो जो एक नियम से आएंगे, एक रूल से आएंगे, एक संबंध से जो क्रमित युग्म बनेंगे, जैसे y बराबर 3x² दे दे, तो वो जो एक संबंध से बन रहे हैं वही क्या होगा, रिलेशन की परिभाषा होगी। क्रमित युग्म तो बन रहे हैं, कार्तीय गुणनफल के अंदर बन रहे थे, लेकिन संबंध होने के लिए उनके अंदर एक नियम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिलेशन कहलाएंगे। ए आर बी, इस प्रकार हम परिभाषा ऐसे अच्छे करेंगे। फिर उसके बाद प्रांत, परिसर, उसकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं रेंज से, तो वो भी हम कल की क्लास में बात करेंगे। फिर ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं रहेगा। समतुल्य, सममित, संक्रामक, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछली सेकंड ग्रेड के अंदर भी समतुल्य, सममित, संक्रामक से क्वेश्चन आया था, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा जो हम बता रहा हूँ मैं आपको अच्छे से, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देंगे तो आपको आराम से चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय